मेरे प्यारे योद्धाओं, सॉरी एक दिन की हमारे वीडियो में गैप हो गया। लेकिन वो मैंने बताया था कि जब हम लोग पढ़ते हैं उस दौरान हमारा कोई फेस्टिवल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक सक्सेस पार्टी होती है और वो उसी दिन की इंतज़ार हम लोग हमेशा करते हैं। आप सभी के लिए भी यही बात है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। हमारे लिए कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई दीपावली नहीं है, कोई मकर संक्रांति तक नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का वो त्यौहार का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग सक्सेस पाएंगे और एक सक्सेस पार्टी करेंगे। मैं अभी सक्सेस पार्टी में गए थे, आप लोगों ने स्टेटस और वीडियोस के माध्यम से वो थोड़ा दृश्य भी देखा होगा। और वो एक बहुत ही अच्छा पल होता है जब आप सफल होके वहाँ पे लोगों के पास जाते हैं। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब जा गया मैं खुद, तो बहुत लगभग सभी कोई मेरे को पहले से जान रहे होते थे कि सर आपको हमने यूट्यूब के माध्यम से बहुत आपसे हेल्प लिया है। और मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा भावुक क्षण होता है कि जब कोई इतने सारे बहुत सारे लोग, सेलेक्टेड लोग जब मुझसे ये बात कर रहे थे, तो मुझको लगा कि हाँ, सच में हमारा एफर्ट बहुत अच्छा हो रहा है और लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहा है। और ये तो मेरी तीसरी पीढ़ी थी, ऐसा बोल सकता हूँ कि सक्सेस पार्टी की ये तीसरी पीढ़ी है। और मैं चाहूँगा कि मैं ये चौथी पीढ़ी में भी आपके साथ रहूँ। और आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए और सक्सेस पार्टी में हम सब अगले साल साथ में होंगे। मैं आपके साथ रहूँगा, आप हमारे साथ रहेंगे। आप खुद मेरे पास आएंगे और आप मुझे बोलेंगे कि सर मैं ये हूँ और मैं आपके साथ जुड़ा था और काफ़ी साथ हमने लाभ मिला। मुझे वो दिन का इंतज़ार रहेगा कि मैं उस चौथी पीढ़ी के पार्टी में शामिल हूँ और आप सबके बीच मिले। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और फिर हम लोग छत्तीसगढ़ के अलंकरण को पढ़ रहे थे, जो हमारे करंट अफेयर का सेक्शन है और स्टैटिक का पोर्शन है। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आता है। मेंस में भी जब आपको सीधा पूछ लिया कि लखनलाल इसके पुरस्कार के बारे में बताइए, किसको मिला है इस साल, वो बताइए। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन था और लास्ट ईयर 2024 2023 में 2023 में किसी को नहीं दिया गया था राज्य अलंकरण। तो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो 2022 का था। तो 2022 का कंटेंट हमारे लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। उसको हमने अपने दिमाग से इरेज करना है और हमको 2024 का डाटा, जो अवार्ड दिए गए हैं 36 सेक्टर में 37 लोगों को, 4 संस्थाओं को दिया गया है, ये याद रखना है। प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछ रहे थे इससे डाउट कि कौन सा याद रखना है, तो एकदम क्लियर रखना 2024 में अभी जो रिसेंटली दिया गया है, आपको एकदम रट्टा मरट्टा मार के रखना है। अभी रटोगे तो मेंस के समय ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, तो इसको आप एकदम अच्छे से रटोगे। मैं आपको हर दिन 5 चीज़ों को बोलूँगा रटने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ये किस लिए दिया जाता है? आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है। इस साल दिया गया है बुटलू राम माथुरा। नाम भी बहुत अच्छा है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बुटलू राम माथुरा नारायणपुर से हैं। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान खेल के तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये दिया गया है श्री विकास कुमार, हमारे एक स्टूडेंट है विकास, उनके नाम पे ही आप याद रख लो। श्री विकास कुमार को दिया गया है तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार। और ये विकास कुमार हैं, बिलासपुर के, ये हैं कोटा बिलासपुर के हैं। तीसरा सम्मान हम लोग देख लेते हैं। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। श्री सियाराम अग्रवाल को दिया गया है, रायपुर के हैं। अग्रसेन से है तो आप याद रखना, अग्रसेन मारवाड़ी समाज होता है और ये अग्रवाल इनका सरनेम होता है, तो हमेशा अग्रवाल लोग को ही दिया जाता है। तो महाराजा अग्रसेन सम्मान किसको दिया गया? श्री सियाराम अग्रवाल। यति यतन लाल सम्मान, यति यतन लाल को आप जब सीजी के जीएस में पढ़ रहे होगे तो इनका थ्योरी पोर्शन भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका हमारे छत्तीसगढ़ के क्या योगदान रहा है। तो श्री यति यतन लाल सम्मान जो अहिंसा और गौ सेवा के लिए दिया जाता है, ये है मनोहर गौशाला खैरागढ़ को दिया गया है। मनोहर गौशाला खैरागढ़ को दिया गया है यति यतन लाल सम्मान। फिर है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान ये दिया जाता है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में।
सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में क्या सम्मान? पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। पंडित रविशंकर कौन थे? हमारे छत्तीसगढ़ के या फिर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इससे ये लिंक होता है कि अभी ये जो अवार्ड दिया जाएगा वो भी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है उनके क्षेत्र को दिया जाएगा। तो ये दिया गया है जसपुर के एक संस्था है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वनवासी हैं, आदिवासी हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड करना है। वो जसपुर के भी हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर को दिया गया है। तो मैंने आपको आज 5 बताए हैं। आज इसको आप 5 को रटना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए दिन में। और कल फिर 5 करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके एक बड़ा एफर्ट में तब्दीली लेके आएंगे। हम लोग मुगल काल कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको शेरशाह सूरी तक बताया था। आज हम लोग अकबर को देख लेते हैं। तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल, शहंशाह जलालुद्दीन, ऐसा कुछ कुछ नाम था उनका। तो राजा वीरसाल के महल में, जो अमरकोट में है, अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। और हुमायूं के ये बेटे थे। और हुमायूं की मृत्यु के समय ये वहाँ पे नहीं थे, तो इनका ये जहाँ पर थे वहीं पे इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। तो इनका राज्याभिषेक कहाँ किया गया? कलानौर में किया गया 1556 में। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये वो मैं बोल रहा हूँ। कल पंजाब में कलानौर है, वहीं पे इनका राज्याभिषेक किया गया। और 1556 से 1560 तक मैंने बताया था कि बैरम खां जो इनके सेनापति थे उनके संरक्षण में इनका शासन चला। और 1560 में फिर इनको बोला गया कि आप अब जाइए, आपका समय हो गया। और रास्ते में जाते समय मक्का भेज दिया गया था, लेकिन रास्ते में इनको किसी दुश्मन ने मार डाला। बैरम खां के पुत्र थे कौन? बैरम खां के पुत्र थे क्या खान खाना? अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये खान खाना जो है, अब्दुल रहीम लिखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये खान खाना जो उपाधि थी वो बैरम खां को अकबर ने दिया था। तो बैरम खां जो वजीर थे अकबर के, उनको अकबर ने ये उपाधि दिया था खान ए खाना, खाने खाना। और यही उपाधि लेके इनके बच्चे का जन्म हुआ और वो है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और जिन्होंने क्या किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। और अकबर के काल का जो एक प्रमुख युद्ध है वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन सा है? 1556 में अकबर के काल में लड़ा गया। और पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू, सम्राट हेमू बोला जाता है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। और हेमू के और बैरम अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ा गया। हेमू हारे, मारे गए और अकबर की जीत हुई। बैरम खान ने लड़ा था। 1556 अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता। इसके बाद इनका प्रमुख युद्ध है 1571 में गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध सबसे कठिन युद्ध माना जाता है इनका 1571 में। और इसी युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने आगरा के निकट एक फतेहपुर शहर की स्थापना किया था। फतेहपुर शहर की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था अगर कोई पूछे तो? गुजरात युद्ध के बाद हुआ था। और वहाँ पे गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। और उसी फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और गुजरात विजय में ही कहा जाता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया था और पुर्तगालियों से मिले थे। और जो फतेहपुर सीकरी का नक्शा किसने बनाया था, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आप बताएंगे बहाउद्दीन ने बनाया था। और काबुल पर इनका कब्जा हो गया था। तो काबुल पर शासन करने वाले प्रथम मुगल अगर कोई बोले, शासक बोले, तो वो थे अकबर थे। और इनकी बहन थी बख्तुनिसा, बहन बख्तुनिसा, उनको ही काबुल का शासन दे दिए थे। और दक्षिण इनका अकबर का दक्षिण जो अभियान था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। अहमदनगर, खानदेश, असीरगढ़, ये सारे क्षेत्र में उन्होंने अपना दूत भेजा कि आप हमारे राज्य में शामिल हो जाइए। तो कुछ लोगों ने तो शामिल, अहमदनगर, असीरगढ़ ने सहमति जताई और मुगल में शामिल हो गए। लेकिन खानदेश की जो चांद बीबी थी वो नहीं शामिल हुई। तो इसमें कुछ बाद में हुआ, लड़ाई वड़ाई हुआ, देख लेना एक बार ईयर
1595 के आसपास है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसके बाद फिर इन्होंने चांद, वहाँ की शासिका थी चांद बीबी, उन्होंने फिर बरार को संधि के तहत मुगलों को दिया। और इस तरीके से दक्षिण अभियान भी इनका महत्वपूर्ण है। इनका एक और आखिरी युद्ध है 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। 1556 में कौन सा युद्ध? पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ। महाराणा प्रताप और अकबर ने लड़ा था और महाराणा प्रताप की हार हुई थी 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में। और ये कुछ युद्ध थे। अकबर के कार्य के बारे में आप देखोगे तो अकबर ने बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया था और लड़कियों के आयु विवाह के लिए लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दिया था निर्धारित। और अकबर की धार्मिक नीति बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनके समय में सुलह कुल की नीति लाया गया था। सुलह कुल की नीति लाया गया था और इबादत, इसके लिए सभी धर्मगुरुओं को बुलाया जाता था और इबादत खाना इसके लिए स्थापित किया गया था 1575। डेट भी याद रखना है, ईयर याद रखना है। 1575 में इबादत खाना की सुलह कुल की नीति शुरू हुई थी और 1578 के बाद इसमें सभी धर्म के गुरुओं को आने की शुरुआत दे दी गई थी। दास प्रथा का इन्होंने अंत किया था 1562 में। और तीर्थ यात्रा से कर नहीं हटा दिया था, तीर्थ यात्रियों से कर हटाने की भी नीति शुरू की थी 1563 ईस्वी में। जजिया कर से मुक्ति दिया था 1564 ईस्वी में। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी बनाया था 1571 ईस्वी में। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। 1575 कौन सा है? सुलह कुल की नीति, इबादत खाना। और इससे 7 वर्ष बाद 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किए थे। और इनके अकबर के बारे में, नवरत्न के बारे में आपको जानना चाहिए, जो कि हम लोग कल देखेंगे। आज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग ये नवरत्नों को कल देखेंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।